नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दो तीन बातें आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, मायावती जी ने आज जो बयान दिया है वो बहुत ही सोच समझकर और एक पके हुए राजनेता की तरह सामने आया है। उनके आज के बयान में यह संदेश जाता है कि कुछ लोग उनकी राजनीति में जो अड़ंगा लगा रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, और कुछ लोग जो उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। उनकी बातों को कुछ लोगों ने गोलमोल भी बताया, लेकिन वो बात गोलमोल न होकर के वो एक पके हुए राजनेता की बात है, और उस बातचीत के जरिए यह संदेश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये न समझे कि वो उनको और उनकी राजनीति को खत्म कर देगी या आगे नहीं बढ़ने देगी, या उसका बसपा की राजनीति का खुद के लिए प्रयोग कर लेगी। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है। दूसरी बात, उन्होंने इंडिया गठबंधन को संदेश दिया है कि उस गठबंधन में जो लोग बसपा के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि पता नहीं कब किसको किससे काम पड़ जाए, और उसमें खास तौर पर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और जो दूसरे अन्य दल हैं उनके लिए भी यह संदेश है कि वे इस तरह की टीका टिप्पणी न करें जिससे भविष्य की राजनीति में लोग एक दूसरे को देखना पसंद कर दें और बातचीत करना दुआ-सलाम भी बंद कर दें। खास संदेश है। अब हम आते हैं कि उनके इस बयान के मायने क्या हैं। तमाम विश्लेषक दिन भर से उनकी जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से बातें कर रहे हैं कि मायावती आखिर करना क्या चाहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मायावती का साफ संकेत है। पिछले 2-3 चुनावों में उनकी पार्टी पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लिहाजा अब 2024 के चुनाव में यदि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उसके वोट बैंक को खा जाएंगे। इसलिए उन्हें 2024 में एक अच्छा नेता और अच्छी परफॉर्मेंस वाली पार्टी बसपा को बनाने के लिए फिर से प्रयासरत है। यदि मायावती ने अपना ढुलमुल रवैया अपनाया, वो जानती है इस बात को 2024 के चुनाव में, तो बहुत ही गलत संदेश जाएगा और शायद मैं समझता हूँ उनकी राजनीति को पलीता लग जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यह सब चल कैसे रहा है। तो हम आपको बता दें कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो इंडिया गठबंधन में जाए, और उसको रोकने के लिए कि वो गठबंधन में शामिल ना हो उसके पास कई उपाय हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं इस समय, मायावती को पस्त और परास्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मायावती को ईडी का सम्मन भिजवा सकते हैं, मायावती को इनकम टैक्स की रेट से प्रभावित कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मायावती को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 2024 के चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव से पहले यदि मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हैं तब भी प्रधानमंत्री उनको कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता निकाल करके दबाव में ले सकते हैं। क्यों? इसका सीधा सा अर्थ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में
इस समय मायावती के पास सिर्फ एक विधायक है और नेता वही कहलाता है जो जन नेता होता है। आज आप ये कहेंगे कि भाई अखिलेश यादव को कैसे रोक पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो नेचुरल सी बात है। अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो करके दिखाया है, एक जननेता के रूप में वो उभर कर सामने आए हैं। 130 के आसपास उनके विधायक हैं, तो उनके ऊपर हाथ डालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जनता जिसके साथ होती है वह नेता किसी से नहीं डरता, और जनता जिसके साथ नहीं होती है वो नेता 2 मिनट में ध्वस्त हो जाता है। उसे कहीं भी कोई भी किसी भी संस्था के जरिए परास्त किया जा सकता है, होपलेस किया जा सकता है। तो इस समय अखिलेश यादव सीधी टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास नेतृत्व है और जन समर्थन प्राप्त है। तो ये तो बात रही दोनों पार्टियों के नेताओं के पैरेलल एक एनालिसिस की। अब सवाल है कि आगे 2024 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश से किसको क्या मिलने वाला है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यदि उत्तर प्रदेश से हरा दिया जाए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी का केंद्र की सत्ता से जाना पूरी तरह से तय है। मैं 2-3 स्टेट की बात करूंगा। बिहार में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी और नीतीश कुमार दोनों एक हैं। वहाँ अब बीजेपी की दाल नहीं गलनी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब तक साथ रही तब तक वह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे, लेकिन अब वहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी की नैया डमाडोल है। यही स्थिति मैं समझता हूँ राजस्थान में, जहाँ पर 20 सीटें हैं, उनमें से भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा अब उनको 20 सीटें लाना। मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है। वो भले ही 29 सीटों की बात चल रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का मैं समझता हूँ या दिमाग खराब हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर जैसे राजस्थान की भी बात है, वसुंधरा राजे जिस तरह से घर बैठा दी गई हैं, वो भी अपनी कोई ना कोई तिकड़म निकाल करके हालात को खराब करेंगे। तो ये 2-3-4 स्टेट हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। अब रही बात, ये तो बातें मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की। दक्षिण भारत में पूरी तरह से सफाया हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ देखिए, कर्नाटक चला गया हाथ से, तेलंगाना चला गया, और आप जानते हैं तमिलनाडु की राजनीति और उड़ीसा की राजनीति वो एक राजनीतिक धरोहर हैं, और वहाँ पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केरल में उनके पास कुछ है ही नहीं। तो दक्षिण भारत से भी बीजेपी का सफाया सही है। अब उत्तर भारत में आप ये 2-3 राज्य उन्होंने जीत लिए हैं, इसमें भी डमाडोल की स्थिति है, क्योंकि उनके जो पुराने नेता हैं उनको मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है। तो अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश आप जानते हो 80 सीटों वाला प्रदेश है। यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा और छोटे मोटे अन्य दलों का विलय होता है आपस में, तो फिर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीधा सीधा सवाल है, मैं आपको बता दूं, यादव, मुस्लिम और जाटव पूरे प्रदेश में 39 से 40% वोटर हैं, और जहाँ पर यह वोट 40% वोट एक साथ एक जगह पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ना लाजमी है। आपको मालूम है 2024 का चुनाव कोई उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, ये देश का चुनाव होगा। जब व्यक्ति देखता है, वोटर जब देखता है कि हवा किधर की चल रही है, तो फिर वो उस हवा की विपरीत दिशा में दौड़ने लगता है। माने जो 40% वोट जहाँ जा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस का जो वोट है, परंपरागत वोट 6-7-8%, वो भी उसे मिलेगा। और इतना वोट मिलना काफ़ी है सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनने के लिए। भले ही मंदिर का उद्घाटन हो जाए, भले ही
ज्ञानवापी का मसला उठ जाए, भले ही इसका कृष्ण जन्मभूमि का मसला उठ जाए, अब इन मसलों से कोई हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जो चेतना जातियों में जागृत होती जा रही है उसका कोई अब तोड़ किसी के सामने नहीं है। दूसरा, इंडिया गठबंधन में एक बड़ी बात कल की जो बैठक थी उसमें निकल कर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित प्रधानमंत्री के तौर पर जो प्रोजेक्ट किया गया है वह संदेश दलितों में सीधा सीधा गया है कि उनको भी एक बार प्रधानमंत्री बनने का, उनके दलित समुदाय को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने जा रहा है। इस बात पर भी वोट पड़ेगा। तो कई लोगों का ये कहना है कि भाई इसमें एक चंद्रशेखर है जो मायावती के पैरेलल अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, मायावती और चंद्रशेखर में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। अब आप देखिए, मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। जो दलित वर्ग का जो प्रशासनिक तबका है, चाहे वो IAS हो, IPS हो या दूसरे प्रकार की जो पदवी वाले अधिकारी होते हैं, वो आज भी मायावती जी को अपना खैरख्वाह मानते हैं। अभी चंद्रशेखर उस लाइन में कहीं भी नहीं ठहर पाते। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको आज घोषित कर दूं कि यदि मायावती 2024 में गठबंधन में नहीं आई या कुछ भी नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर फिर चंद्रशेखर का ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। फिर चूंकि प्रशासनिक अमला और वोटों की राजनीति में जो जातिगत समीकरण होता है वो एक नया नेता खोजने की तरफ बढ़ जाता है। आपको मालूम है, जाटों में सबसे बड़े नेता किसी जमाने में सर छोटू राम थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह का नंबर आया, और चौधरी चरण सिंह की जब राजनीति ढलान पर थी तो चौधरी देवीलाल समाज के नेता बनकर उभर कर आए। और देखिए, टिकैत साहब, मरहूम टिकैत साहब की बात कर रहा हूँ, पूरा जाट समुदाय उनके पीछे चलता था। एक ज़माना था 1988 के आसपास जब उन्होंने आंदोलन किया था तो दिल्ली में ये जो बोट क्लब है उस पर धरना दिया और भारत सरकार को उन्होंने झुका दिया, बहुत सारी अपनी मांगे मनवाई। अब उनके बाद भी देखिए, टिकैत ने के बड़े बेटे इस समय पार्टी उसके भाकियू के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी वजह राकेश टिकैत जो प्रवक्ता भी हैं, उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी अहमियत है जाट समुदाय में, क्योंकि वो एक प्रखर वक्ता हैं, निर्णय लेने में उनकी क्षमता है, बोलते हैं और दौड़ धूप करने में भी वो सबसे आगे रहते हैं। पूरा इंडिया उन्हें जानता है और वो इंडिया में जाकर के किसानों की बात उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और आज मैं आपको जाट राजनीति पर बात आ गई है तो मैं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के जगदीप धनखड़ साहब के बारे में एक थोड़ा सा बता दूं। जगदीप धनखड़ साहब की जो मिमिक्री TMC के जो सांसद ने की है वो कोई मायने नहीं रखती, वो केवल एक मीडिया तंत्र का खेल है कि किसी मुद्दे से ध्यान उठाने के लिए इस मुद्दे को उछाल दिया जाए। भाई जब मुद्दा उछला, उन्होंने एक बात कह दी, मैं जाट हूँ और मेरी जाट समाज का अपमान हुआ है, किसानों का अपमान हुआ है। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो वो जो लड़की है जो पहलवान मलिक, साक्षी मलिक, और शायद पूनिया भी बैठे हुए थे और एक लड़की और थी तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो उसने अपना जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नया चेयरमैन संजय सिंह चुना गया है उस पर खास आरोप लगाते हुए कहा कि ये उसी आदमी का चेला है, ये उसी का बिजनेस पार्टनर है, तो अब मैं कुश्ती से संन्यास लेती हूँ। और उसने अपने जूते उठा करके मेज पर रख दिए। मैं अभी आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आपके सामने पेश करूँगा इसी में। तो जगदीप धनखड़ साहब का अपमान हुआ या साक्षी मलिक का अपमान ज़्यादा हुआ है? तो ये सब बाकी की बातें सब बेकार की हैं। जब मुद्दे की बात आती है तो धनखड़ साहब का पता नहीं रहता वो कहाँ चले जाते हैं, और अपने ऊपर बात आती है तो उन्होंने अपनी जाति भी डिक्लेयर कर दी, जबकि वो उपराष्ट्रपति पद पर हैं, वो सारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, सारे देश के सभापति हैं संसद के। तो ये छोटी बातें एक बड़े आदमी के लिए छोटी बात करना शोभा नहीं देता। अच्छा, दूसरी बात, राजस्थान में उन्होंने अपने पिछले
चुनाव से पहले 17 या 18 दौरे किए, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड हैं, पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। इस मंदिर में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। एक उपराष्ट्रपति जैसे चेहरे को इस तरह की यात्राएं करने का कोई मतलब नहीं बनता। भाई ठीक है, आप कोई बात करिए, स्कूलों में जा रहे हैं, इससे क्या हुआ? बीजेपी का वोट बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। तो मतलब केवल ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई बात आई तो आपने अपनी बात कह दी और दूसरे के का अपमान हो रहा है उस पर आप बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जगदीप धनखड़ को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई तुम कुश्ती क्यों नहीं लड़ोगी, हम देखेंगे। वो क्या आपकी बेटी नहीं है? साक्षी मलिक भी तो जाटों की बेटी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोई गैर है? मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति करना एक ओछी मानसिकता है जो मीडिया फैला रहा है। और मीडिया तंत्र, क्योंकि संसद पे हमला हुआ है, संसद का मामला दब जाए और 140 सांसद हैं उनको सड़क पर ला के खड़ा कर दिया गया है, वो चीज़ ना उठाई जाए, वो बात न आगे चले, तो मीडिया ने उछाल करके उनको एक मतलब इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है कि भाई जगदीप धनखड़ का मिमिक्री करके अपमान हुआ है। अरे आपने देखा नहीं, आप भी भाई उपराष्ट्रपति हो, सभापति हो, लेकिन लालू यादव के बारे में आपने देखा? वो भी एक बहुत बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। उनकी मिमिक्री उनके मुंह पर करते थे लोग, और मैं समझता हूँ उनकी मिमिक्री के जरिए लोग धन कमाते थे, पैसा कमाते थे। तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। भाई आप अपने खुद को संभाल लीजिए ना, आपकी मिमिक्री कौन कर सकता है? मैं तो समझता हूँ कि कोई उनकी मिमिक्री नहीं कर सकता। भाई अब आप कई वीडियो आजकल जारी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह के इशारे कर रहे हैं संसद में जब बयान दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये भाई लोगों का काम है, करने दीजिए, आपका काम है, आप खुद का अपना काम करिए। और आप जिस पद पर बैठे हुए हैं नैतिक रूप से आप पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, लिहाजा मेरे समझ से तो यही है कि कोई बात मायने नहीं रखती। इसलिए आपको चाहिए कि भाई ये जो जितने भी सांसद हैं उनका भी अपना सम्मान है, जिस तरह से आपका सम्मान है उनका भी आप सम्मान ही है। तो कुल मिलाकर के चूँकि आप भी उन्हीं लोगों के द्वारा चुने गए हैं, सांसदों के द्वारा ही चुनकर आप सभापति बने हैं, तो ये थी आज की पूरी कहानी और बात। तो आपको कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर लिखें, बताएं। मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो तो उस पर टिप्पणी भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ साथ मेरे को ज्वाइन भी करें, जिससे मेरी ताकत बढ़े और मैं आपके सामने फिर लौट करके आऊँ। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरी दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट मृगभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको देशवासी को धन्यवाद, जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे होता मैं इस बात का कि हम कितनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के ये जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैच से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आकर हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा बताई है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट है जो मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट
कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देखिए, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम तो जाते दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो कि हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस प्रोग्राम में। उसी तरह 143 सांसद निलंबित किए गए हैं। यह साक्षी के जूते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूतों को मेज पर रख दिया। यह जूता उसका जीवन